Welcome to Shah Group Educational Channel. Today we discuss gases exchange. ठीक है बेटा, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होना ऑन सेलुलर लेवल, ठीक है, ऑन गैसेस यानी पल्मोनरी लेवल। तो व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन? एक ऐसा अमल है जिसके अंदर बेटा हम लोग जो है ऑक्सीजन सेल तक पहुंचती है, फिर वो ऑक्सीजन फूड को ऑक्सीडाइज करती है, ब्रेक करती है और एटीपी जनरेट करती है, और उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है वो सेल से बाहर आती है। द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल, दिस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा अमल है जिसमें बेटा सेल के अंदर ऑक्सीजन जाती है जो कि फूड को ऑक्सीडाइज करेगी, एनर्जी जनरेट करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगी। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड सेल से डिफ्यूज आउट होके बाहर आती है। दिस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। गैसेस एक्सचेंज, जो जानदारों और एनवायरमेंट के बीच में जो गैस एक्सचेंज होती हैं, दिस इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट। कोई भी जानदार उसके और एनवायरमेंट के बीच में जो गैसेस एक्सचेंज हो रही है, दिस इज कॉल्ड ब्रीथिंग। ठीक है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ एंड टेकिंग इन ऑफ गैसेस। ठीक है बेटा, एयर का लेना और एयर का बाहर निकालना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? ब्रीथिंग। और गैसेस का तबादला है गैसेस एक्सचेंज। और अगर गैसेस एक्सचेंज सेलुलर लेवल पर होती है, दिस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो तीन प्रोसेस है, एक सेलुलर लेवल पर है, एक लंग्स यानी कि पल्मोनरी रेस्पिरेशन है, ये गैसेस एक्सचेंज है, हम इसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। और बेटा एक ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग के अंदर हम एयर लेते हैं, उसमें गैसेस का नहीं है, एयर कंटेन द डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस। तो बेटा ब्रीथिंग के अंदर एयर ली जाती है और एयर इनहेल्ड की जाती है और एयर एक्सहेल्ड की जाती है। अब प्लांट्स के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज का अमल होता है वो थ्रू द स्ट्रोमेटा। Stomata are the openings present on the epidermal layer of leaves and young stem. स्ट्रोमेटा के जरिए यानी कि गैसेस एक्सचेंज होती हैं एंड वाटर एवापोरेट्स। तो इट इज प्रोटेक्टेड बाय टू गार्ड सेल्स, बीन शेप्ड के होते हैं। स्ट्रोमेटा कंपोज ऑफ टू गार्ड सेल्स, दे आर बीन शेप्ड, एंड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग में स्ट्रोमेटा इज रेगुलेटेड बाय लाइट्स। ठीक है बेटा, तो ये दिन की रोशनी में खुलता और बंद होता रहता है, तो जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज भी होती रहती है और बेटा वाटर भी बाहर निकलता रहता है। तो गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट इज डन बाय स्टोमेटा, रूट्स, स्टेम या ऑल ऑफ दिस। गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट इज डन बाय स्टोमेटा। प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज का अमल स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो बेटा ये दो हमारे पास स्टोमेटा गार्ड सेल्स है, एक क्लोज्ड फॉर्म में है और एक ओपन फॉर्म में। ठीक है बेटा, जब ये ओपन होता है तो गैसेस बाहर जाती हैं, क्लोज हो जाता है तो बेटा फिर गैसेस का इनटेक करना नहीं होती। तो रेस्पिरेटरी मीडियम इज अ सब्सटेंस, इज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। ऐसी चीजें जिनके पास ऑक्सीजन होती है हम उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी मीडियम। तो दो ही चीजें हैं जिनके पास एयर यानी कि ऑक्सीजन होती है, एक वाटर होता है और एक एयर। ठीक है, तो पानी वाले अपनी ऑक्सीजन किससे लेते हैं? वाटर से लेते हैं। और जमीन यानी कि जो खुश्की वाले हैं वो अपनी एयर यानी कि अपनी ऑक्सीजन किससे लेते हैं बेटा? एयर से। तो रिस्पायरेटरी मीडियम क्या है? रिस्पायरेटरी मीडियम इज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। रिस्पायरेटरी मीडियम वो है सोर्स है जिसके पास ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन के सोर्स दो ही है, वाटर है और एयर है। तो जो खुश्की वाले हैं वो एयर से अपना ऑक्सीजन लेते हैं, जो पानी वाले हैं वो पानी से अपनी ऑक्सीजन लेंगे।
तो एयर बेहतर है पानी के मुकाबले में, क्योंकि एयर के पास 21% ऑक्सीजन है जबकि वाटर के पास 5% ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है एयर के अंदर तेजी से डिफ्यूज हो जाती है, मूव करती है एज कम्पेयर टू द वाटर, और वाटर हैवियर है एज कम्पेयर टू द एयर। देखिए एयर को वाटर के मुकाबले में क्यों बेहतर माना जाता है, क्योंकि एयर के पास 21% ऑक्सीजन है जबकि वाटर के पास 5% है। एयर के अंदर ऑक्सीजन तेजी से डिफ्यूज होती है जबकि वाटर के अंदर ऑक्सीजन इतनी तेजी से डिफ्यूज नहीं होती। वाटर ज्यादा विस्कस है एयर के मुकाबले में, इसलिए जो है वाटर के मुकाबले में एयर में ऑक्सीजन आसान होती है। एमसीक्यूज, एयर कंटेन परसेंट ऑक्सीजन। एयर में बेटा कितने परसेंट ऑक्सीजन होती है? 21, 5, 10 या 15। एयर कंटेन 21% ऑक्सीजन। तो रिस्पायरेटरी सरफेसेस क्या होती हैं? ऐसी सरफेसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जो जानदारों को अलाउ करती हैं कि वो गैसेस एक्सचेंज कर सके। ऐसी सरफेसेस जो जानदारों को अलाउ करें कि वो गैसेस एक्सचेंज कर सकें, दिस इज कॉल्ड रिस्पायरेटरी सरफेसेस। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू रिस्पायरेशन करते हैं, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास बाकायदा रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। तो फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के अंदर, लंग्स के अंदर एल्वोलाई है। एल्वोलाई कंटेन द रिस्पायरेटरी सरफेसेस एंड दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। एल्वोलाई लंग्स का सबसे छोटा यूनिट है जिसके अंदर बेटा रिस्पायरेटरी सरफेसेस होती हैं, और वहां से गैसेस एक्सचेंज होती है। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेसेस? रेस्पिरेटरी सरफेसेस शुड बी थिन, बारीक होनी चाहिए। परमेएबल यानी परमिशन दे सके, गैसेस आराम से एक्सचेंज हो सके। उसको वेट होना चाहिए और उसका सरफेस एरिया बड़ा होना चाहिए ताकि गैसेस आराम से एक्सचेंज हो सके। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है बेटा, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एयर पैसेजवे और लंग्स। ठीक है, तो एयर किस तरीके से मूव करती हुई लंग्स तक आती है, और लंग्स से किस तरीके से जो है मूव करती हुई बेटा वो हमारे बॉडी से बाहर जाती है। पैसेज हो गया, पाथवे हो गया, किस तरीके से लंग्स तक आती है, किस तरीके से लंग्स तक जाती है। फिर लंग्स के अंदर बेटा किस तरीके से होती है? जो पाथवे है हमारा, इट कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स एंड इंटरनल नोस्ट्रिल्स। वहां से एयर आती है नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी से एयर आती है फेरिंग्स, फेरिंग्स से एयर आती है बेटा लैरिंग्स में। लैरिंग्स इज आल्सो कॉल्ड अ वोकल कॉर्ड या वॉइस बॉक्स, जहां से हमारी आवाज निकलती है। इट इज लोकेटेड अबव द ट्रेकिया। ट्रेकिया इज अ विंड पाइप, इज अ सी शेप्ड एंड doesn't collapse। तो ट्रेकिया से एयर आते ब्रोंकाई, ब्रोंकाई is a tube-like structure that open into the lungs, एंड लंग्स से बेटा वो एयर जाते ब्रोंक्यूलस, एंड ब्रोंक्यूलस से एयर आती है एल्वोलाई के अंदर। यानी एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से इंटरनल नोस्ट्रिल्स में आई एयर, फिर वहां से नेजल कैविटीज में एयर आ गई, फेरिंग्स से लेकर लैरिंग्स से ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियस एंड फाइनली ड्रेन इनटू एल्वोलाई। फाइनली बेटा एल्वोलाई के अंदर एंटर हो जाती है। इंस्पायर्ड एयर हम कितनी एयर लेते हैं और एक्सपायर्ड एयर कितनी एयर बाहर निकालते हैं? तो जो हम ऑक्सीजन लेते हैं 21% ऑक्सीजन लेते हैं, और 16% जो होती है ऑक्सीजन को हम एक्सपायर करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% इंस्पायर करते हैं और 4% एक्सपायर करते हैं। नाइट्रोजन 79% इनहेल करेंगे और 79% एक्सहेल करेंगे। वाटर वेपर्स वेरिएबल डिपेंड अपॉन द एनवायरनमेंट एंड एक्सपायर्ड में बेटा सेचुरेटेड होते हैं। टेम्परेचर जब हम एयर लेते हैं, जो एयर का टेम्परेचर होगा वही जाएगा, लेकिन जब हम बाहर निकालेंगे तो बॉडी टेम्परेचर पे एयर रहती है, तो बॉडी टेम्परेचर का एयर का जो होगा वो टेम्परेचर होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड।
इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। इनहेल जब एयर करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स, टेम्परेचर की क्या कंडीशन होती है। जब एक्सहेल करते हैं तो उस वक्त जो इनकी कंडीशंस क्या होती है। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। ब्रोंकाई इसके अंदर सूज जाती है ड्यू टू द वायरसेस, बैक्टीरिया या केमिकल्स। In the result, excessive secretion of mucus secreted into the tubes, जिसकी वजह से बेटा हमारी जो ब्रोंकाई है वो सूज जाती है बहुत ज्यादा। जैसे वायरस बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया तो ब्रोंकाई सूज जाती है और बहुत ज्यादा म्यूकस सीक्रेट होता है वहां से। ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स हैं कफ है, फीवर है, चिल्स है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंकलेस, एस्थमा, bronchitis, TB, emphysema. The bronchitis is inflammation of bronchi. Emphysema भी रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है। एक ऐसे एनवायरनमेंट में आदमी रहता है जहां पर मुसलसल गैसेस इनहेल्ड होती हैं, जस्ट लाइक नाइट्रन, नाइट्रोक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो मुसलसल इनहेल की वजह से एल्वोलाई जो होते हैं बेटा डिटोरिएट होते हैं, खत्म होते चले जाते हैं और लंग्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी यानी कि लंग्स के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है बेटा वो रिड्यूस होती चली जाती है। तो जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर स्पेशली ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो सांस लेने में तकलीफ होती है, मसल फटीक, थकावट हो जाती है, तो रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाता है बंदा क्योंकि ब्रेन तक ऑक्सीजन कम पहुंचती है। दिस कंडीशन इज अ एम्फिसीमा। एम्फिसीमा में एल्वोलाई जो है डिटोर खत्म होते जा रहे थे, डिटोरिएट होते हैं। Asthma and pneumonia. Pneumonia is infection of lungs. It's caused by bacteria, Streptococcus pneumoniae, and it's also caused by the influenza virus and fungus infection. जैसे ही ये organisms lungs तक पहुंचेंगे, especially into the alveoli, they grow there and damage the lungs tissues. जैसे ही बैक्टीरिया या फंगस या वायरस लंग्स यानी एल्वोलाई तक पहुंचेंगे, ये लंग्स को डैमेज करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से लंग्स से बड़ा फ्लूइड और पस निकलना शुरू हो जाएगी। फीवर होता है, शिवरिंग होती है, कफ होता है, चेस्ट पेन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग है और सांस रुकती है नमूनिया के अंदर। एस्थमा, ठीक है ना, एस्थमा इज अ फॉर्म ऑफ एलर्जी, एलर्जी या ओवर इम्यून रिस्पॉन्स है। तो रिकरेंट ऑफ द ब्रीथ, इसमें सांस उखड़ती है, रुकती है, ठीक है, बिकॉज द रेस्पिरेटरी बिकम ब्लॉकेज ड्यू टू डस्ट, स्मोक, परफ्यूम्स, पॉलेंस, इन तमाम की वजह से रेस्पिरेटरी ब्लॉक होता है, जिसकी वजह से बेटा सांस नहीं आ रही होती। उस कंडीशन को हम एस्थमा बोलते हैं। एस्थमा में भी इनहेरिटेड इनहेरिटेड भी हो सकता है और डस्ट, स्मोक या परफ्यूम्स वगैरह की वजह से भी एस्थमा होता है। लंग कैंसर, uncontrolled cell division of the lung cells due to लंग कैंसर क्यों होता है बेटा? स्मोकिंग की वजह से होता है, ठीक है, या कोई रेडिएशन से या वायरल इन्फेक्शन से या कोई केमिकल्स ऐसे हैं, ठीक है, जो मुसलसल जा रहे हैं। दे डैमेज द लंग्स एंड दे डेवलप द एबनॉर्मलिटी and the cell lung cell become abnormal, and abnormal cell is a cancer cell. The symptoms of the lung cancer are shortness of breathing, repeated lung infections, coughing, coughing with blood and weight loss। ठीक है बेटा, तो कैंसर में सेल असल में एबनॉर्मल हो जाता है। अब क्यों एबनॉर्मल हो जाता है? वायरस की वजह से होता है, केमिकल की वजह से होता है या रेडिएशन के। तीन ही रीजन है किसी भी टाइप के कैंसर के अंदर। अब इस कैंसर के अंदर सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, खांसी आती है, खांसी के साथ खून आता है, बार बार लंग्स इन्फेक्शन होते रहते हैं, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और बॉडी का वेट लॉस होता चला जाता है।
The disease of uncontrolled cell division in the tissues of the lung is lung cancer. Thank you for watching.